क्यूए रिवीजन और प्रैक्टिस की जर्नी में आगे बढ़ते हुए कैट 20 स्लॉट 3 पे फाइनली आ गए हैं डिस्कशन करते हुए। एंड अब तक आपको एजेंडा काफ़ी क्लियर हो जाना चाहिए। पहला हमारा गोल है इजी डुएबल फेमिलियर क्वेश्चंस को करना। फिर हमारा गोल है सारे क्वेश्चंस को यूज़ करके रिलेटेड टॉपिक्स को थोड़ा रिवीजन के लिए हिट करना, राइट। तो ये हमारा टू फोल्ड एजेंडा है। पहला तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ही है कि अच्छा, अब 5 तो बहुत इजी सवाल आते हैं, 4 थोड़े से डुएबल होते हैं, अराउंड 11-12 क्वेश्चंस हिट करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है अगर आपने एक बार कोर आइडियाज़ करे हुए हैं। अगर आपने लिमिटेड टॉपिक्स भी करे हुए हैं तब भी अराउंड 9-10 क्वेश्चंस को आप थोड़ा बहुत हिट कर सकते हैं, एज्यूमिंग कि आपको बाकी टॉपिक्स में एटलीस्ट थोड़ा बहुत बेसिक्स तो याद है स्कूल से, राइट। सो ट्राई करना ज़रूरी है। और सारे सेक्शन टेस्ट में से अपने को यही सीखना है, स्पेशली अगर वो वेल डिज़ाइन टेस्ट है, कैट लाइक टेस्ट है, तो उसमें ये ज़रूर होगा कि कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे, कुछ टफ क्वेश्चंस होंगे। एंड अगेन इजी टफ का भी थोड़ा वेरिएबिलिटी रहता है। अगर आपको वो फार्मूला पता है तो बहुत इजी है ज्योमेट्री के केस में, नहीं पता है तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप वहाँ पे लॉजिक लगा के नहीं सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो इन आइडियाज़ को माइंड में रखते हुए प्लस वॉट एवर जो एक क्वेश्चन से कुछ नया सीखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट या फिर कोई रिविजन एजेंडा, तो वो भी हमको एक एक करके डिस्कस करने का है। सो डाइव करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था और इसमें से मेरा लेसन ये होगा कि क्या मुझे बेसिक इक्वेशन ट्रांसलेशन करके मैं काम कर सकता हूँ कि नहीं। क्योंकि मैं पढ़ूंगा मुझे लगेगा ये वेटेड एवरेज का मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे जल्दी से कोई वो स्केल मेथड यहाँ लगाने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स मुझे इसको ट्रांसलेट करके इक्वेशन बनाना होगा, लेकिन मेरा काम बहुत जल्दी हो जाएगा, राइट। सो दैट मीन्स कहने की कोशिश ये है कि सिर्फ फॉर्मूला पे डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, आप किसी भी स्टोरी का इक्वेशन फॉर्म बनाना भी आना चाहिए। और बहुत आसान होता है, आपको बस स्टोरी पकड़नी है, उसको मैथ्स में कन्वर्ट करना है, राइट, सिंबल्स में कन्वर्ट करना है। सो देखते हैं इसका मतलब क्या है। इफ अ सर्टेन वेट ऑफ एन अलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, तो देखिए मुझे वेट ऑलरेडी नहीं पता है। आई एम अज्यूमिंग आपने एक बार तो क्वेश्चन पढ़ ही लिया है। मेरे को यहाँ पे वेट नहीं पता है। अलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर इज मिक्स विद 3 kgs। सो मिक्स दो चीज़ें हो रही हैं, एक का वेट नहीं पता है, 3 kg ऑफ प्योर सिल्वर हो रहा है। रिजल्टिंग अलॉय विल हैव 90% सिल्वर बाय वेट। सो मे बी कुछ लोग कोशिश करेंगे कि अच्छा ये स्केल है, राइट, रिजल्टिंग 90% है तो बीच में 90% आने वाला है। प्योर सिल्वर मिलाया था तो एक तरफ 100% होगा, दूसरी तरफ पता नहीं है, राइट, कि कितना परसेंटेज था, बिकॉज अभी तक जो मैंने पढ़ा मुझे नहीं मिला। आगे बढ़ लेता हूँ। इफ द सेम वेट ऑफ द इनिशियल अलॉय इज मिक्स विद 2 kg ऑफ अनदर अलॉय विच हैज 90% सिल्वर बाय वेट, द रिजल्टिंग अलॉय विल हैव 84%। ये नहीं दिया है मेरे को कितना है, ना ही मुझे इसका क्वांटिटी दिया है, मुझे क्वांटिटी भी नहीं पता है। इसका क्वांटिटी मुझे पता है। मैं स्केल को सॉल्व नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे दो वेरिएबल्स मिसिंग है। इनमें से कोई एक होता तो मैं काफ़ी जल्दी जल्दी मेहनत कर लेता। तो मेरा वो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ यहाँ पे स्केल मेथड नहीं लगेगा, कहने की कोशिश ये थी। दूसरी कहानी के लिए भी कुछ आप ऐसा ही स्केल बनाओगे कि मुझे नहीं पता है कि रेट क्या है, लेकिन मिक्स कर रहा हूँ मैं 90% और रिजल्टेंट है मेरा 84%, और इसका ये 2 kg था, राइट। अगेन दो वेरिएबल मिसिंग है, स्केल लगाना शायद मुश्किल हो सकता है, राइट, बट स्केल लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी। क्यों? अगर मैं सिर्फ स्टोरी को फॉलो करूं, राइट, अगर मैं एक एक वेरिएबल ले लूं और स्टोरी जो जो बोल रही है वो करता जाऊं, तो देखते हैं क्या होता है। इफ अ सर्टेन वेट ऑफ एन अलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, तो मैं इसको बोल देता हूँ, मान लीजिए वेट x है एंड उसका जो सिल्वर का परसेंटेज है, राइट, बिकॉज यहाँ पे 90% सिल्वर है, 84% सिल्वर है, 90% सिल्वर है। तो परसेंटेज का मुझे सिल्वर का कोई परसेंटेज दिया हुआ है, मैं उसको बोल देता हूँ कि y% उसके अंदर सिल्वर है। तो कुछ नहीं, अब मेरे पास ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं जिनको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। बोलता है इज मिक्स विद 3 kg ऑफ प्योर सिल्वर, द रिजल्टिंग अलॉय विल हैव 90% सिल्वर बाय वेट। तो मैं सिर्फ सिल्वर पे ध्यान देता हूँ। पहले वाले अलॉय में कितना सिल्वर था, आप बोलोगे y/100 या y% ऑफ x सिल्वर था इस कहानी में। इज मिक्स विद 3 kg ऑफ प्योर सिल्वर, और कितना सिल्वर आ गया कहानी में, इसमें 3 kg प्योर सिल्वर आ गया, राइट। सो ये पहले वाले अलॉय में कितना सिल्वर था, इतना सिल्वर था। जो प्योर सिल्वर था उसमें कितना सिल्वर था, इतना सिल्वर था। ये टोटल सिल्वर है।
और वो बोल रहा है विल हैव 90% सिल्वर बाय वेट, राइट। तो न्यूमरेटर में मेरे पास सिल्वर है, डिनोमिनेटर में मैं टोटल डाल देता हूँ। टोटल क्वांटिटी कितनी है आपके पास, x kgs यहाँ पे थी और आपके पास वो 3 kg प्योर सिल्वर का था, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है, x प्लस 3। अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके बेसिक्स या एटलीस्ट यहाँ पे आप कॉन्वर्सेशन फॉलो कर सकते हैं। क्यों, सिल्वर परसेंटेज कैसे निकलता है, सिल्वर अपॉन टोटल निकलता है, राइट। अगर सिल्वर 10 हो और टोटल 20 हो तो आप बोलोगे 1/2, आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो एंड में तो आप बोलोगे 50%। नहीं तो अगर ट्रेनिंग करिए तो 1/2 का मतलब 50% होता है, मतलब मैं सिर्फ रेशियो यूज कर रहा हूँ, राइट। तो ये किसके बराबर है, 90%, मतलब दिस इज इक्वल टू 90/100। तो बस अब मेरे को इस इक्वेशन के साथ थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है। इस x प्लस 3 को मैं यहाँ ले जाता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से हटा देता हूँ। इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और ये सब काम आपको खुद से भी ट्राई करना चाहिए, पैसिवली मत देखिए। ये डिनोमिनेटर यहाँ पे मैं इसका 1 है तो नीचे क्या आ जाएगा 100, तो यहाँ क्या आएगा 100 1 से 100 तो y आएगा, दो फ्रैक्शन ऐड कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, 100 से यहाँ पे 300 आएगा। और इधर तो आपका अभी ऑलरेडी सॉल्व है, 90/100 इंटू एक्स प्लस 3। तो अभी मैं ये 100 कैंसिल कर सकता हूँ, मेरे को एक इक्वेशन मिल रही है y प्लस 300 इज इक्वल टू 90x प्लस 3, या 90x प्लस आप उसको मल्टीप्लाई करना है तो आपको 270 भी मिल जाएगा। सो y प्लस 300 इज इक्वल टू 90x प्लस 270। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 270 को सेपरेट करूंगा तो y प्लस 30 इज इक्वल टू 90x। इसको अभी कहीं पे आप कैप्चर कर लीजिए, और क्योंकि मेरे पास यही स्टोरी मेरे को अब दोबारा रिपीट करनी है तो इसको मैं साइड में कहीं लिख लेता हूँ, y प्लस 30 इज इक्वल टू 90x, राइट। फिर से वही कहानी, इस अलॉय को इस बार 2 kg ऑफ अनदर विच हैज 90% सिल्वर बाय वेट के साथ करना है। फिर से सिल्वर कितना होने वाला है, y/100 ऑफ x होने वाला है। उसमें नया सिल्वर कितना आएगा 2 kg, लेकिन 2 kg का सिर्फ 90% सिल्वर है, सो 90% ऑफ 2 में निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 1.8 kg। एंड द टोटल कितना हो जाएगा, मेरे पास x kgs तो पहले से था और अब मैं 2 kg और मिला रहा हूँ, सो x प्लस 2 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, इस बार वो बोलता है 84% के बराबर है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 84/100। वंस अगेन इस x प्लस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से हटा देता हूँ। और इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। डिनोमिनेटर में तो 100 ही होगा, ये y तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और ये 1.8, ये नीचे 1 है, 100 से 100 तो ये आ जाएगा 180, एंड दिस इज इक्वल टू 84/100 इंटू एक्स प्लस 2। अभी फिर से ये 100 में एलिमिनेट कर सकता हूँ और मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी वो होगी y प्लस 180 इज इक्वल टू 84x प्लस 2 इंटू 84, मतलब 168। जो उसको दोबारा लिख लेता हूँ, y प्लस 180 इज इक्वल टू 84x प्लस 168। इसको थोड़ा मैनिपुलेट करूँगा तो मेरे को मिलेगा y प्लस 180 में से 168 सॉल्व कर दीजिए, आपको मिलेगा 12 इज इक्वल टू 84x। तो अब मेरे पास ये दो इंटरेस्टिंग इक्वेशंस हैं, y प्लस 30, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, y प्लस 30 इज इक्वल टू 90x, एंड मेरे पास दूसरा है y प्लस 12 इज इक्वल टू 84x।
अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, y कैंसिल हो जाएगा, 30 माइनस 12 करूँगा तो मुझे मिलेगा 18, और 90 माइनस 84 करूँगा तो मुझे मिलेगा 6x। तो 6x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 3, मतलब जो आपकी इनिशियल क्वांटिटी थी वो 3 kg थी। बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देन द वेट ऑफ द इनिशियल अलॉय इन kg इज 3 kgs, राइट। तो लेसन क्या था कहानी में कि ये, अगर आपको मैं बोलूँ कि ये इक्वेशन लेवल पे इसके साथ काम करना है तो आपको बस पता होना चाहिए था कि ऑपरेशन क्या हो रहा है। ये मेरे पास एक अलॉय है, उसका x%, उसका x वेट है, y% उसके अंदर सिल्वर होगा, टोटल सिल्वर कितना हो गया, y/100 ऑफ x हो गया। नए वाले में कितना सिल्वर आया, टोटल सिल्वर कितना हो गया, सिल्वर परसेंटेज क्या होता है, तो सिल्वर अपॉन टोटल। और ऐसे के लिए हमने मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस में एक स्पेशल वीडियो भी किया था जहाँ पे सारे मिक्सचर एंड सॉल्यूशन के क्वेश्चन किए थे विदाउट यूजिंग द स्केल मेथड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कुछ भी नहीं किया था। बोला था सिर्फ स्टोरी को इक्वेशन में कन्वर्ट करना कैसे है, राइट। और वो मेजॉरिटी ऑफ द अरिथमेटिक इसी पे ध्यान दिया है। तो आई एम एज्यूमिंग कि अगर आप इसको डायरेक्टली ट्राई करते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई चैलेंजिंग इक्वेशन नहीं आ रही है, ना ही स्टोरी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि अच्छा समझना है शायद, राइट। सो मैं, और ऐसा भी नहीं कि स्केल नहीं ट्राई करना है, स्केल ट्राई किया देखा नहीं हो रहा है, ओके दोबारा ट्राई करता हूँ और ये क्वेश्चन हो जाएगा। परहैप्स ये मे बी इज़ नॉट द ईजीएस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूरे डिस्कशन में है, लेकिन डेफिनेटली डूएबल है। मुझे कोई खास चैलेंज इसमें नज़र नहीं आएगा। थोड़ा लंबा हो सकता है मे बी सॉल्व करने में, 1.5 मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए, लेकिन अगर आप इमीडिएटली इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हो सकता है टाइम लगे वो स्केल ट्राई करने में, स्केल नहीं ट्राई कर रही है, ओ अब मैं क्या करूँ। फिर आइडिया आया कि नहीं यार मैं इसको बेसिकली स्टोरी को फॉलो करके देखता हूँ क्या हो रहा है, फिर वो क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। पहले भी बोला था टाइम एंड वर्क तो आपकी पॉकेट में होना ही चाहिए। एक दिन की मेहनत में आप इस टॉपिक को मास्टर कर सकते हो। और जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर, अगेन अगर आपको टॉपिक में एक बार क्लैरिटी आ गई है कि कुछ नहीं है, टाइम, रेट और वर्क का रिलेशनशिप है, तो काफ़ी जल्दी हो सकता है। अनिल कैन पेंट अ हाउस इन 12 days वाइल वरुण कैन पेंट द हाउस इन 16 days। तो ये तो मेरा इतना फेमिलियर स्टोरी है। ए 12 दिन में काम कर सकता है, बी 16 दिन में काम कर सकता है। एंड आगे बढ़ने से पहले अपने को तो हैबिट होनी चाहिए कि मैं पहले, ये इनका क्या है, टाइम है, मैं थोड़ा वर्क एज्यूम कर लेता हूँ। 12 एंड 16 का कोई एक कॉमन मल्टीपल ले लेता हूँ, 48 मान लेता हूँ, राइट। तो रेट क्या हो जाएगा, ए 48 यूनिट्स 12 डेज में करता है, तो एक दिन में रेट का मतलब पर डे कितना करेगा वो, 48/12 4 करेगा। बी सिमिलरली 48/16 क्या करेगा, 3 करेगा। आपकी रिलेशनशिप क्या है, टाइम इनटू रेट इज इक्वल टू वर्क। आपको रेट चाहिए, वर्क बाय टाइम करो, आपको टाइम चाहिए, वर्क बाय रेट करो, आपको वर्क चाहिए, टाइम और रेट को मल्टीप्लाई करो, राइट। तो मैंने 48 यूनिट वर्क मान लिया, ए और बी का रेट भी मुझे समझ में आ गया, 4 और 3 है। अगर मैं 48 मानूं, आप 96 भी मान सकते हैं, गेम आपका वैसे का वैसे ही चलेगा। एंड आगे बोलता है अनिल, वरुण एंड चंदू। चंदू के बारे में कुछ बताया नहीं है कि उसका रेट क्या है, टाइम कितना है, कितना लगेगा। बट अनिल, वरुण एंड चंदू अंडरटेक टू पेंट द हाउस फॉर ₹24,000 एंड 3 of them together complete the painting in 6 days. Together they completed in 6 days. 48 यूनिट काम करना था, तो मतलब मेरे पास वर्क है 48, राइट, और मेरे पास टाइम है 6 डेज। तीनों ने मिलके 6 डेज में किया है। तो अभी अभी मैंने क्या देखा, मुझे रेट चाहिए तो कैसे मिलेगा, वर्क अपॉन टाइम मिलेगा। 48 अपॉन 6 करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा, मतलब तीनों का कंबाइंड रेट, रेट ऑफ ए प्लस रेट ऑफ बी प्लस रेट ऑफ सी, ये सब ओरली हो सकता है, लिखता मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हूँ, राइट, इज इक्वल टू 48/6, मेरे को रेट मिलेगा 8। अब आपको देखना था आपका ए और बी का रेट, रेट ऑफ ए ये रहा, रेट ऑफ बी ये रहा, 4 और 3 7 तो हो गया था, मतलब रेट ऑफ सी आपका कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। ग्रेट, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है मेरा काम। नाउ इफ चंदू इज पेड इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन बाय हिम, तीनों ने मिलके साथ में काम किया, तो इस कहानी में तो कोई ट्विस्ट एंड टर्न भी नहीं है कि पहले अकेला काम कर रहा था फिर कोई आया। डायरेक्टली मुझे पता है तीनों ने साथ में काम किया। चंदू का रेट अगर 1/8 है
तो उसका काम भी 1/8 होगा और उसके देयरफॉर पैसे भी 1/8 होने चाहिए. सो वर्क डन बाय हिम, देन चंदू, राइट. सो 1/8 ऑफ 24,000 और मेरा काम खत्म हो गया, राइट. सो टाइम इन वर्क अभी पिछले बार सुन के नहीं किया था तो इस बार सुन लीजिए, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक दिन और लगाइए, 10-15 क्वेश्चन कैट वाले कर लीजिए, वर्कशॉप भी है लोडेड ऑलरेडी. तो ये टॉपिक को मैं डेफिनेटली मानूंगा. और ये तो काफ़ी आसान भी था. आसान का डेफिनेशन आपको ये भी दिखेगा कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं. डिस्कशन हो सकता है लंबा हो, लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं तो आप देखेंगे ज़्यादा नहीं थे. देयरफॉर ये इजी कैटेगरी में है, राइट. सो एक और टाइम इन वर्क क्वेश्चन, पिछले वाले से आई थिंक थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बट इवेंचुअली कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, देखने में लगेगा, आप स्टोरी लगाओगे तो बस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे. वन डे राहुल स्टार्टेड अ वर्क एट 9 AM एंड गौतम ज्वाइंड हिम 2 hours लेटर. सो अच्छा, राहुल का रेट मैं मान लेता हूँ आर है. रेट ऑफ राहुल क्या है? आर. रेट का मतलब क्या है? एक घंटे में वो कितना काम करता है? आर यूनिट्स काम करता है. स्टार्टेड अ वर्क एट 9 AM एंड गौतम ज्वाइंड हिम 2 hours लेटर. मतलब राहुल ने 2 घंटे तो ऑलरेडी काम किया. तो वर्क कितना हो गया अभी तक? 2 into R हो गया है. Then Gautam joined, then they worked together and completed the work at 5 PM. Okay, मतलब 11 बजे से 5 बजे तक. 11 बजे से 5 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे होते हैं. 6 घंटे इन दोनों ने मिलके काम किया. तो मेरा काम कितना होगा? 6 into R plus G. G गौतम का रेट है, राइट. तो ये मुझे क्या मिल रहा है? मैं क्या निकाल रहा हूँ? वर्क निकाल रहा हूँ. अभी मैंने देखा था थोड़ी देर पहले, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम. सो टाइम इनटू रेट, टाइम इनटू द टोटल रेट, ये मुझे वर्क के बराबर मिलेगा. If both had started at 9 AM and worked together, the work would have been completed 30 minutes earlier. काम तो वही रहेगा, मतलब दूसरी कहानी में भी वर्क को मैं वर्क ही मानूंगा. और दोनों ने साथ में काम किया, हाफ एन आवर पहले हो गया. पहले कितने बजे हो रहा था? 5 o'clock हो रहा था. अभी अभी 4:30 पे हो जा रहा है. सो टोटल कितने आवर्स काम किया? 9 o'clock स्टार्ट किया, 9 से 12 3 आवर्स, एंड 12 से 4:30 4.5 आवर्स. 4.5 प्लस 3 7.5 आवर्स दोनों ने टोटल काम किया. तो मैं बोलूँगा 7.5 इंटू आर प्लस जी, राइट. एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये रिलेशनशिप क्लियर होना चाहिए, बिकॉज कई सारे क्वेश्चन में वो एलसीएम वाला काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाता है, तो मे बी ये दिखता नहीं है शुरू में, राइट. बस मेरा काम हो गया है. इसको मैं इक्वेट करता हूँ एक दूसरे के बराबर, बिकॉज दोनों वर्क बराबर हैं. इसको भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ. 2R है और 6R है, टोटल कितना हो जाएगा? 8R. एंड कितना होगा मेरे को? 6G मिलेगा. अच्छा, अभी इस तरफ कितना मिलेगा मुझे? 7.5R प्लस 7.5G. अभी थोड़ा इसको सॉल्व करता हूँ. R को इधर ले आता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 0.5R. और G को इस तरफ ले जाता हूँ तो मुझे मिलेगा 1.5G. इसका मतलब क्या है? R अपॉन G इज इक्वल टू 3. 1.5 बाई 0.5, राइट. आप इसको और थोड़ा फॉर्मली लिख लिए, 3:1. और रेट, अब मैं रेशियो है ना 3:1, तो मैं बोल सकता हूँ राहुल का रेट है 3x और गौतम का रेट है 1x. अब वो बोल रहा है वर्किंग अलोन द टाइम राहुल वुड हैव टेकन इन आवर्स टू कंप्लीट द वर्क इज. तो अब मैं पहले वर्क के बारे में सोचता हूँ, और मैंने ये अभी निकाला था, ये कुछ नहीं है, 8R प्लस 6G है, राइट. R कितना है? 3x, तो ये कितना हो जाएगा? 24x. G कितना है? 1x, तो ये कितना हो जाएगा? 6x. टोटल काम कितना है? 30x. तो क्या कर रहा हूं मैं काम को वो रेट की टर्म्स में, बिकॉज रेट में मुझे रेशियो मिल गया था, वहां x डाल दिया, तो सारा काम मुझे x में मिल जाएगा, राइट. मैं क्यों कर रहा हूं? बिकॉज मुझे टाइम निकालना है. टाइम कैसे निकलता है? वर्क अपॉन रेट. रेट अगर x में है और वर्क भी अगर x में, x कैंसिल हो जाएगा, एंड में मुझे टाइम मिलेगा. स्टोरी को फॉलो करिए, राइट. तो राहुल को कितना टाइम लगेगा? अभी वर्क मेरे को पता चला 30x है, राहुल का रेट कितना है? 3x है. सो 30/3, उसको 10 आवर्स लगेंगे, राइट. और ऐसा क्वेश्चन हम पहली बार भी नहीं देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज कई बार वो वर्क को हम एज्यूम करते हैं, वो वाला हमने बहुत प्रैक्टिस किया है, लेकिन ये वाला भी 2-3 बार आ चुका है सिर्फ इन दीज कैट वर्कशॉप्स में भी.
वो पाइप वाली टैंक की कहानी में आया था, हमने यही बोला था कैपेसिटी कितना है, रेट इनटू टाइम प्लस रेट इनटू टाइम। सो ऐसा भी नहीं है कि अनफेमिलियर है। वंस अगेन टाइम एंड वर्क सुपर इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चंस एंड डूएबल इन अ डे, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थोड़ा एक डाइव सेट के बीच में क्वेश्चन नंबर 14, मुझे लगता है ये ईजीएस्ट ऑफ द सेट था। बेसिक परसेंटेजेस पे आपका काम हो जाता है, आपको स्टोरी को इंटरप्रेट करना है और आपका गेम खत्म हो जाएगा। इन आर टूर्नामेंट अ टीम हैज प्लेड 40 मैचेस सो फार एंड वन 30% ऑफ देम। तो देखिए कैलकुलेशन भी कितने आसान है, 30% ऑफ 40 निकालना बहुत आसान है, 12 मिलेगा। दैट मीन्स इन 40 मैचेस में से वो 12 तो ऑलरेडी जीत चुका है। इफ दे विन 60% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, तो ओके कुछ मैचेस हो चुके हैं 40, रिमेनिंग मैचेस बाकी हैं, आर उन्हें नाम दे दीजिए, आर मैचेस बाकी हैं। देयर ओवरऑल विन परसेंटेज विल बी 50%। ओवरऑल विन परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ विन्स डिवाइडेड बाय द टोटल मैचेस, राइट। आप 10 में से 3 मैचेस जीते हो तो आप बोलोगे विन परसेंटेज है मेरा 3/10, 30%। सो उसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ विक्ट्रीज चाहिए। पहले कितनी विक्ट्रीज थी, 12 विक्ट्रीज थी। आगे रिमेनिंग मैचेस में वो 60% जीत रहा है, मतलब 3/5 ऑफ आर जीत रहा है वो। ये मेरा टोटल नंबर ऑफ विक्ट्रीज है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैचेस, कितने हैं 40 तो पहले थे और रिमेनिंग मैचेस कितने हैं आर, ये 50% के बराबर है, मतलब हाफ के बराबर है। कुछ लोगों ने इसको यहाँ पे स्टार्ट किया होगा कि अच्छा नंबर ऑफ मैचेस वन नंबर ऑफ विक्ट्रीज इज इक्वल टू 50% ऑफ द टोटल मैचेस। टोटल मैचेस आपने वहाँ पे रखे होंगे, तो मैं हमेशा रेशियो के साथ ही रहता हूँ बिकॉज रेशियो परसेंटेज सेम चीज़ है, राइट। अब बस मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक ही वेरिएबल है तो मुझे पता है आर यहाँ पे सॉल्व डेफिनेटली हो जाएगा। इनफैक्ट मैं मान के चलूंगा कि आप वीडियो को पॉज करिए, आर को सॉल्व कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी अभी अभी सॉल्व किया ही था। तो आर की वैल्यू मुझे आप खुद से निकालिएगा 80 आ जाएगी। सिर्फ इस इक्वेशन को इधर उधर घुमाने का है, वो मैं मान के चल रहा हूँ आप कर ही लेंगे। क्योंकि कई बार मैं देखा है ये कैट क्वेश्चन में भी बेसिक रिपीट ही करने पड़ते हैं, तो फायदा क्या हुआ कैट क्वेश्चन करने का, तो थोड़ा वो हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये आर आपका 80 आ जाएगा। अब देखिए सपोज दे विन 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, 90% ऑफ द रिमेनिंग मतलब 72 मैचेस अभी जीतना है उसने, 72, देन द टोटल नंबर ऑफ मैचेस वन बाय द टीम इन द टूर्नामेंट, 12 यहाँ जीते थे, 72 और जीत लिए, 84 ओवरऑल जीते हैं, राइट। सो अगर मैं मान के चलूँ कि आप ये कुछ बेसिक स्टेप ले लेते हैं तो मैं और काफ़ी फास्ट जा सकता हूँ। डिस्कशन थोड़े लंबे हो जाते हैं बिकॉज मैं यहाँ पे हर एक चीज़ पे उतना ही डिटेल दूंगा जो मुझे शायद कम करना चाहिए, राइट। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन, थोड़ा अरिथमेटिक से डाइवर्जन एंड अलजेब्रा का एक क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही इजी कैटेगरी में मानूंगा। अगर किसी ने भी बेसिक अलजेब्रा में थोड़ी भी मास्टरी इवन स्कूल में भी करी हुई है तो भी हो जाएगा। अगर मॉड्यूल ख़त्म किया हुआ है या किसी भी तरह की ट्रेनिंग मिली हुई है तो ये तो एकदम डे 0 डे 1 आइडियाज़ पे बेस्ड है। डे 0 डे 1 आइडियाज़ जिनको आपको शुरू में ही सीख जाते हैं। सो पहला उसने एक फंक्शन की डेफिनेशन दी है, एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, नया फंक्शन दिया हुआ है और वो है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब पता होना चाहिए, जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह पे मुझे जी ऑफ एक्स डाल देना है, और जी ऑफ एक्स इटसेल्फ एक्स प्लस 3 है। इसका मतलब जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह पे मुझे एक्स प्लस 3 डाल देना है, शॉर्टकट अगर मैं डायरेक्ट जंप मारूं तो ये अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, इस x की जगह पे ये x प्लस 3 आ जाएगा तो मुझे मिलेगा x प्लस 3 होल स्क्वायर, राइट, -7x, x की जगह पे क्या आ जाएगा x प्लस 3। तो बस ये वाला स्टेप तो अगेन काफ़ी इजी है और एंड में एक -3x और है। अभी बस मुझे इसको सॉल्व करने का है, इसको ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, -7x -21 एंड यहाँ पे -3x और, तो ये मेरे पास 6x था। एक्स स्क्वायर तो कहीं कहानी में कोई है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। 6x है और -7x है तो -1x हो जाएगा, और यहाँ पे -3x है तो एक्स स्क्वायर -4x हो जाएगा ओवरऑल, और ये +9 है और -21 है तो ओवरऑल -12 हो जाएगा, राइट। तो ये पूरे एक्सप्रेशन का इंटरप्रिटेशन फाइनली ये आया, एक्स स्क्वायर -4x -12, मतलब ये आपका एक बेसिक सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी आपको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। ये क्वाड्रेटिक आपको कैसा होगा, ऐसा होगा, राइट, और इसके 2 रूट्स होंगे, रूट्स भी 2 मिनट में मिल जाएंगे,
और मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलती है, या तो आपने फॉर्मूला रट लिया होगा, नहीं तो थोड़ा एलिगेंटली ग्राफिकली सोचना है तो मिड पॉइंट पे मिलती है इन दो रूट्स के बीच में, एग्जैक्टली राइट। अगेन ये क्यों हो रहा है, ऐसा कहाँ से हो रहा है, क्या कहानी है, इसके लिए क्वाड्रेटिक वाला मॉड्यूल विजिट करिए अलजेब्रा के अंदर और बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं मान के चलूंगा कि आसान है। अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है। मुझे 12 चाहिए प्रोडक्ट और सम चाहिए 4, 6 एंड 2 आना चाहिए, x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा। तो मतलब मेरी रूट्स क्या है कहानी में, -2 है और 6 है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 का डिस्टेंस है, तो मिड पॉइंट कितना होगा, 4 4 फ्रॉम ईच पॉइंट। सो ये पॉइंट जो है वो 2 होगा, मतलब x इज इक्वल टू 2। अब इस कहानी में आप x इज इक्वल टू 2 डाल दीजिए, 2 इंटू -6 करेंगे तो आपको मिलेगा -4, एंड 2 प्लस 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 4, 4 इंटू -4 करेंगे तो आपको -16 की वैल्यू मिलेगी, वो -16 ये है। तो अभी ये x की वैल्यू है और ये जो ओवरऑल जिसे कहते हैं y की वैल्यू है, वो डिफरेंट दो कोऑर्डिनेट होते हैं, वो समझना चाहिए। बट उसमें घुसे तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ वो मॉड्यूल में मेहनत करने का, राइट। तो अगेन समझदार को इशारा काफ़ी, ये सुपर इजी कैटेगरी में है और क्वेश्चन नंबर 22 है। सो मे बी ऑर्डर फॉलो करना, वंस अगेन अ रिमाइंडर, ज़रूरी नहीं है, पहले मुझे आसान क्वेश्चन ढूंढने, और ये देख के मुझे पता चल रहा है कि हाँ यार ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है। सो अरिथमेटिक से डाइवर्जन में कंटिन्यू करते हुए ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन, बट लेट्स से वंस अगेन बहुत एडवांस लेवल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, आपका बेसिक ट्राइंगल का एंगल का प्रॉपर्टी लेके काम हो जाता है, राइट। सो आइडिया बीइंग कि मान लीजिए आपने एक टॉपिक ऐसा है जो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, आपने पूरा नहीं किया है, बट एटलीस्ट उसके बेसिक रूल्स तो देख ही लीजिए, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी हो और थोड़ा लॉजिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ हो जाए। और लॉजिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे तो आपने बाकी टॉपिक्स पे काम किया है, मान लीजिए अगर ज्योमेट्री में नहीं किया है, राइट। सो द आइडिया बीइंग कि बेसिक आइडियाज़ के साथ भी काफ़ी काम हो सकता है अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत ऑलरेडी पड़ गई हो, तो एटलीस्ट बेसिक आइडियाज अपनी पॉकेट में ज़रूर रख लें। इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो पहले तो एक ट्राइंगल बना ही लेते हैं, एंड वो बोलता है एंगल बी सी ए, ये वाला एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, and D and E are points on AB and AC. D is on AB and E is on AC somewhere. Okay, great. This angle I know is 50 degrees. He also tells me कि such that AD is equal to DE. So थोड़ा धीरे धीरे देखिए, AD is equal to DE, तो ड्रॉ कर लीजिए AD और DE एक दूसरे के बराबर हैं। तो अगर मैं यहीं पे देखूं तो मुझे कुछ आइडियाज तो क्लिक हो रहे हैं कि अगर ये 50 डिग्रीज है तो एंगल ए एंड एंगल बी मिला के 130 डिग्री होने वाला है। क्यों? बेसिक आइडिया बीइंग कि ट्राइंगल के अंदर का सम्स कि ट्राइंगल के अंदर के एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, राइट। और अगेन ये डे जीरो वाला आइडिया है। दूसरा मुझे यहाँ दिख रहा है कि अच्छा ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होने वाला है। अगर इसको नाम देना है तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। आगे बढ़ता हूं। इफ f इज अ पॉइंट ऑन BC, f इज अ पॉइंट ऑन BC such that BD is equal to DF, BD is equal to DF, एंड ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे के बराबर है। वंस अगेन मेरे को एक छोटा ट्राइंगल दिख रहा है और दो साइड्स एक दूसरे के बराबर है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी कि अगर दो साइड्स बराबर हों तो अपोजिंग एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अगर इसको मैं नाम दे दूं y, तो ये भी हो जाएगा y। तो बेसिकली मैंने ये देखा कि जब मैंने ये क्वेश्चन को ट्राई करा, सिर्फ बनाना ट्राई करा, तो ही मुझे देखा कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मेरे को एक्शन में दिख रही हैं। सो डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग है अगर मैंने एक्सटेंसिव भी ज्योमेट्री नहीं भी किया हुआ है। बेसिकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि ज्योमेट्री मैंने ज़्यादा नहीं किया है तो चलेगा क्या, मैं कह रहा हूँ हाँ थोड़ा भी किया है तो भी आप क्वेश्चन के साथ फाइट मार सकते हो। और फाइनली मुझसे पूछा है एंगल FDE, ये वाले एंगल की मुझे वैल्यू निकालनी है। ग्रेट। अभी मैं इस स्ट्रेट लाइन को देखता हूँ ADB को, इस पे तीन एंगल हैं, एंगल ADE, एंगल FDE एंड एंगल BDF, राइट। ये तीनों एंगल मिला दूं अगर मैं, तो मुझे पता है 180 डिग्री मिलने वाला है।
वंस अगेन क्लास 7 डे 0 लेवल का कॉन्सेप्ट कि एक स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये एंगल एंगल ए डी ई की वैल्यू क्या होने वाली है, राइट? तो अगर मैं इस ट्राइंगल पे जूम इन करूं, ए डी ई ट्राइंगल पे जूम इन करूं, ये एक्स है, ये एक्स है, तो इस एंगल की वैल्यू होने वाली है 180 माइनस 2x। ये मैं जल्दी से कैसे ले आया? बिकॉज अगेन मुझे पता है सम ऑफ द एंगल्स इज गोइंग टू बी 180 डिग्री, मतलब x प्लस इसको अगर z बोला तो 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 180, z विल बी इक्वल टू 180 माइनस 2x। थोड़ा सा ट्रांसपोज करेंगे और थोड़ा ये मेंटली भी करेंगे बिकॉज मैथ्स प्रैक्टिस तो कहीं ना कहीं किया है, राइट? सिमिलरली अगर मैं इस एंगल को कंसिडर करूं, राइट, तो अगर मेरे पास कलर ऑप्शन भी है तो व्हाई नॉट, अगर मैं एंगल ए डी ई की बात करूं, राइट, ये वाले एंगल की, तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है। और मैं कलर चेंज कर देता हूँ जस्ट फॉर फन। अब मैं अगर इस एंगल की बात करूं और मैं इस ट्राइंगल पे जूम इन करूं, राइट, तो अगेन मुझे मिलने वाला है, इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है मुझे? 180 माइनस 2y। सेम टू सेम लॉजिक, y प्लस दिस ब्लू एंगल इज 180, सो ब्लू एंगल इज गोइंग टू बी 180 माइनस 2y। अब मुझे ये वाले एंगल के बारे में इंक्वायर करना था, और मुझे पता है इन तीनों एंगल्स का, येलो एंगल का, ब्लू एंगल का और ये मिडिल एंगल का सम जो है वो वंस अगेन 180 होने वाला है, राइट? तो अगर मैं इस एंगल को z बोल दूं एक सेकेंड के लिए, सो 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y प्लस z इज गोइंग टू बी इक्वल टू 180, राइट? ये एक आपकी इक्वेशन बनेगी। तो अभी ये लंबा लिख लीजिए, 180 और 180 तो एक एक तरफ से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या दिख रहा है? आपको वैल्यू चाहिए थी z की, तो z को एक तरफ रखिए, इक्वल साइन में ये माइनस 2y का प्लस 2y हो जाएगा, माइनस 2x का प्लस 2x हो जाएगा, एंड ये 180 एक तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा तो माइनस 180 हो जाएगा। तो मुझे z की वैल्यू मिल रही है 2y 2x माइनस 180। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा x प्लस वाई। एंड वंस अगेन x प्लस वाई के बारे में सोचिए, आपको पता है कि x प्लस वाई जो है वो 130 के बराबर है। क्यों? बिकॉज 130 प्लस 50 करूंगा तो मुझे 180 डिग्री का सम मिल जाएगा। सो x प्लस वाई 130 के बराबर है, 2 इंटू 130 किया तो मुझे 260 मिलेगा, 260 माइनस 180 डिग्री किया तो मुझे आंसर 80 डिग्री मिल जाएगा। तो अगेन डिफिकल्ट तो लग सकता है कि अरे नहीं, मुझे तो लग रहा है कि इसमें काफ़ी काम है, बट एटलीस्ट मैं आपको पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि इसमें जो आइडियाज अप्लाई हो रहे हैं कि अच्छा सम ऑफ द एंगल जो है वो 180 डिग्री है, अच्छा आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये आपको ज्योमेट्री कोर्स में भी अगर जाएंगे तो पहले 1 आवर पहले 2 आवर में मिल जाएगा, और 1 आवर 2 आवर में मास्टरेबल भी है इस लेवल का आइडिया, राइट? सो बेसिक्स हर टॉपिक के देख लेने हैं, अगर डीप डाइव नहीं भी मारा है, रिवाइज करते टाइम भी सारे देख लेने हैं, ताकि कोई सिटर मिल जाए तो एटलीस्ट मैं उसको कर लूँ। इसको किसी ने भी ज्योमेट्री अगर अच्छे से किया है या कंफर्टेबल है तो मैं इसको सिटर डुएबल कैटेगरी में ही डालूंगा। सो थोड़ा बैक टू अरिथमेटिक, एंड इस बार टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। एंड वंस अगेन अगर आपने पूरा टॉपिक अच्छे से किया है तो ये क्वेश्चन काफ़ी जल्दी भी हो सकता है, इक्वेशन बना के भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने वो सारे की आइडियाज़ पकड़े हुए हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के, स्पेशली सर्कुलर ट्रैक्स के, तो काफ़ी जल्दी हो सकता है। देखिए प्रोसेस क्या है। पहले तो Meera and Amal walk along a circular track starting from the same point at the same time। तो कहानी तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, सर्कुलर ट्रैक है, स्टार्टिंग पॉइंट है, मीरा है, अमल है, एंड दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन। तो एक कहानी तो है कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं का आप फटाफट एक बार फॉर्मूला अपने मन में देख लीजिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या मीटिंग पॉइंट कब मिलता है। मीटिंग पॉइंट निकालने के लिए आप बोलते हो लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी, या दोनों का डिफरेंस निकालोगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, हमने पहले देखा है, राइट? और मैं आगे बढ़ता हूं तो बोलता है इफ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन देन इन 45 मिनट्स अमल कंप्लीट्स एग्जैक्टली 3 मोर राउंड्स देन मीरा। इस लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना था, और हमने काम किया है, अगर आपने बेसिक्स खत्म कर रहे हैं तो हमने इंटरप्रेट किया था कि जो फास्टर रनर है या वॉकर है वो कब मीटिंग कब होती है, जब कंपेयर टू द स्लोअर रनर फास्टर वाले ने एक एक्स्ट्रा राउंड कर लिया होता है तो पहली मीटिंग होती है, राइट?
एक एक्स्ट्रा राउंड करने पे जाके एक मीटिंग होती है, 2 एक्स्ट्रा राउंड की है तो 2 मीटिंग हो जाएगी, बिकॉज पहले राउंड में एक मीटिंग हो जाएगी, दूसरे में। तो ये पढ़ते ही मुझे समझ में आना चाहिए था कि 3 एक्स्ट्रा राउंड्स किए मतलब 3 मीटिंग्स की बात हो रही है, बिकॉज हमने फॉर्मूला वगैरह मीटिंग के हिसाब से सीखा होता है। सो 3 मीटिंग्स हो रही हैं 45 मिनट्स में। अब थोड़ा अगेन बैकवर्ड सोचिए, अगर मैं बोलता कि अच्छा पहली मीटिंग 10 मिनट्स में हो रही है, तो वहां भी साइक्लिसिटी आती है। पहली मीटिंग हो गई तो ये नया स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है, तो अगली मीटिंग फिर से 10 मिनट बाद होगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी लगा के 3 मीटिंग हो रही है 45 मिनट में, मतलब पहली मीटिंग होती है 15 मिनट में। और पहली मीटिंग निकालने का फॉर्मूला क्या था? टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रैक, जो भी ट्रैक की लेंथ है, डिवाइडेड बाय ए माइनस एम। अमल एंड मीरा की स्पीड को मैं ए और एम बोल रहा हूं। अब मेरे को ये ऑलरेडी पता है, t की जगह पे मैं लिख सकता हूं कि ये वैल्यू जो है वो 15 है। तो एक तो मेरे को यहाँ पे कुछ तो इक्वेशन मिल रही है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। इफ दे वॉक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली आफ्टर 3 मिनट्स। तो एक और इक्वेशन क्या मिल रही है? 3 इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय ए प्लस एम। इसको दोबारा अगर मैं रीराइट करूं तो L इज इक्वल टू 15A माइनस 15M। इसको अगर रीराइट करूं तो L इज इक्वल टू 3A प्लस 3M। और लेंथ तो कहानी में बराबर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। 15A, तो इसको मैं दोबारा यहाँ ले आता हूँ, 15A माइनस 15M इज इक्वल टू 3A प्लस 3M। एंड ए को एक तरफ ले आइए तो 12A हो जाएगा, एम को एक तरफ ले जाइए तो 18M हो जाएगा। एंड ए बाय एम करूँगा, ए बाय एम करूँगा तो आपको 18/12 मिलेगा, 3/2 मिलेगा। ए और एम, स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ एम की बात हो रही है, 3/2 मिला, मतलब रेशियो हो गया 3:2। मतलब स्पीड्स में अगर यूज़ करना चाहूँ तो बोल सकता हूँ 3x 2x। देखिए ये जो आइडिया है कि रेशियो में x मल्टीप्लाई किया, फिर मैं उसको इजीली अपनी कहानी में यूज कर सकता हूँ, रेशियो के डे जीरो का आइडिया है, राइट। अब मेरा काम ऑलमोस्ट हो गया है। बोला है द नंबर ऑफ राउंड मीरा वॉक्स इन 1 आवर। अच्छा 1 मिनट एक स्टेप और लेता हूँ। लेंथ मैंने देखा था अभी 3A प्लस 3M के बराबर थी, राइट। A कितना है? 3x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9x। M कितना है? 2x, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6x। तो ये वाली कहानी के हिसाब से जहां पे स्पीड 3x एंड 2x है, लेंथ कितनी है? 15x है। तो अब बहुत सिंपल है, लेंथ है 15x, मीरा की स्पीड है 2x, तो उसको कितना टाइम लगेगा एक लैप करने में? आप बोलोगे 15x बाई 2x, लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, आपको टाइम मिलेगा। तो आप 15 बाय जब 2 करोगे तो आपको 7.5 मिनट्स मिलेगा। मतलब 7.5 मिनट्स में वो एक लैप मार ले रही है, राइट। और क्वेश्चन है अराउंड मीरा वॉक्स इन 1 आवर, तो 7.5 मिनट में एक, मतलब 15 मिनट में 2, मतलब हाफ एन आवर में 4, मतलब 1 फुल आवर में 8। तो ऑप्शन तो नहीं है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 8, राइट। तो मैंने जल्दी क्या पकड़ा यहाँ पे कि 3 मोर राउंड्स एंड मीरा का मतलब था 3 मीटिंग्स 45 मिनट्स में, मतलब एक मीटिंग 15 मिनट में। तो फिर मैं अपने एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे आ गया कि मीटिंग टाइम इज इक्वल टू ट्रैक लेंथ डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ द स्पीड। फिर बहुत इजी लेवल इक्वेशन को खेलना था और काम हो जाता है। सो डेफिनेटली डुएबल कैटेगरी में, स्पेशली अगर आपने मॉड्यूल खत्म किया हुआ है तो। अरिथमेटिक कंटिन्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एक कनेक्टेड है एक दूसरे से, लैंग्वेज ड्रिवन है, तो बहुत प्लेफुल है, स्टोरी के साथ काम करिए आपका काम हो जाता है। की आइडियाज के अलावा आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो भी स्टोरी में हो रहा है वो आपको दिख जाएगा, राइट। द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ स्कोर ऑफ 25 स्टूडेंट्स एंड एग्जामिनेशन इज 50। सो 25 पर स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50। तो मैं बोलूँ कि अच्छा उनका सम क्या है स्कोर्स का, राइट। सम ऑफ स्कोर्स कितना होने वाला है? तो आप बोलोगे 50 इंटू 25 होने वाला है। 5 इंटू 25 आपका 125 हो जाएगा, और एक जीरो और है। सो मतलब अगर मैं सबके स्कोर्स को ऐड कर दूं इस कहानी में, तो मेरा सम जो है वो 1250 आने वाला है। 5 ऑफ दी स्टूडेंट्स टॉप द एग्जामिनेशन विद द सेम स्कोर। सो 5 टॉपर हैं और सबका सेम स्कोर आया है। टॉपर्स को टी बोल देते हैं, तो उनका टोटल कैटेगरी
सम कितना होने वाला है, 5t होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द स्कोर्स ऑफ द अदर स्टूडेंट्स आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, इसका मतलब क्या है, सबके स्कोर अलग अलग होने वाले हैं। ग्रेट। विद द लोएस्ट बीइंग 30, देन द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ द टॉपर इज। तो एक तो डरना नहीं है मैक्सिमम देख के, थोड़ा सोचना है 1 मिनट। मुझे टॉपर्स का स्कोर ज्यादा से ज्यादा करना है, कर देता हूं मैं 10,000 कर देता हूं हर एक टॉपर को, बट नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज मुझे पता है सबका सम मिला के, सारे टॉपर्स का, सारे बच्चों का मिला के तो 1250 ही आने वाला है। तो कुछ तो लिमिट है, राइट? ठीक है, तो अब मुझे उसको मैक्सिमाइज करना है, तो मुझे कोशिश क्या करनी चाहिए, क्योंकि लिमिटेड है मेरे पास 1250 टॉफीज हैं बांटने के लिए, मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि बाकी बच्चों को जो नॉन टॉपर्स हैं उन्हें कम से कम मार्क्स मिले। वहां बोलता है लोएस्ट है 30 और सबके डिस्टिंक्ट हैं, तो मेरा सिस्टमैटिक तरीका होगा कि अच्छा नेक्स्ट वाले को कितना तो देना ही पड़ेगा, 31 तो देना ही पड़ेगा, बिकॉज 30 तो चला गया है लोएस्ट, नेक्स्ट लोएस्ट पॉसिबल कितना है, 31। आई एम श्योर लॉजिक दिख गई होगी आपको, आप 49 तक जा सकते हैं, काउंट कर लीजिए मेंटली फिजिकली जैसे भी, कि मेरे पास 50 बच्चे थे, सॉरी मेरे पास 25 बच्चे थे, उसमें से 5 टॉपर हैं, तो 20 बच्चे बचे, तो मुझे इस सीरीज में 20 टर्म्स चाहिए थी, राइट? तो ये उन 20 बच्चों को मैंने लोएस्ट लोएस्ट देने की कोशिश करी। पहले को तो उसने बोला था लोएस्ट 30 है तो दे दिया, फिर डिस्टिंक्ट है मतलब 30 दोबारा नहीं दे सकता, तो अगले वाले को 31 देना पड़ा। ये लॉजिक लगा के 49 तक चला गया, मैं लोएस्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? अब कितने मार्क्स चले गए हैं वो आपका सवाल है, मतलब आपको इस सीरीज का सम चाहिए। सो बहुत जल्दी मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू द नंबर ऑफ टर्म्स। इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे को 10 मिल जाएगा और ये मेरे को मिल रहा है 79। सो मुझे यहाँ पे ये पूरी सीरीज का सम मिलने वाला है 790। सो ये 1250 में से 790 तो मैंने बांट दिया वो लोअर स्टूडेंट्स में जो टॉपर नहीं है। तो 0 माइनस 0 0, 15 माइनस 9 मेरे को मिलेगा 6 और 11 माइनस 7 मेरे को मिलेगा 4। तो स्कोर मेरे पास बचा कितना है टॉपर्स में बांटने के लिए, 460। कितने टॉपर थे? 5 टॉपर थे, तो 5t इज इक्वल टू 460, t इज इक्वल टू 460 बाय 5। ये वैल्यू आप निकाल लीजिए, 5 9s are 45 एंड देन 2s are 10। सो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। एंड वंस अगेन मैं इसको एकदम ही डुएबल कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि एज्यूम कर रहा हूँ कि जब आप कैट दिन पे जा रहे हैं तो आपने कुछ थोड़ा तो प्रैक्टिस ट्रेनिंग किया है, क्योंकि बाकी तो लॉजिक वाला ही था कि अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स इनटू द एवरेज गिव्स यू द सम। यहाँ पे लोग अक्सर सिर्फ देख के डर जाते हैं, ओ मैक्सिमम मैंने तो नहीं देखा, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ मतलब क्या, थोड़ा सा सोचिए और काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा देखने में बड़ा चौड़ा है, बिग एंड हेरी है, बट अगर अरिथमेटिक खत्म किया है तो ये काफ़ी जल्दी हो सकता है। दो हो सकता है कुछ लोगों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट भी लगे, बिकॉज सिंपली बिकॉज ऑफ द साइज एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड, राइट? दूसरा, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करते टाइम मैं वेटेड एवरेजेस या स्केल मेथड भी यूज़ करूँगा, उससे मेरा काम काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो थोड़ा स्टोरी को फॉलो करिए और एक एक स्टेप पे ध्यान दीजिए, और अगर वो स्टेप में कंफर्टेबल नहीं है तो रिलेटेड टॉपिक को रीविजिट करिए। तो कहानी देखते हैं। द टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशंस इन अ सिटी इंक्रीज बाय 25% फ्रॉम 1970 टू 1980। ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन मेल एंड फीमेल, मतलब टोटल पॉपुलेशन जो है वो 25% से बढ़ी 1970 से लेकर 1980 के बीच में। ड्यूरिंग द सेम पीरियड, मतलब 1970 और 1980 के बीच में, द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 40% while द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 20%। तो थोड़ा यहीं पे रुक जाना चाहिए था। मेल और फीमेल को बना के टोटल पॉपुलेशन बनती है, मेल 40% से बड़ा है, फीमेल 20% से बड़ा है, ओवरऑल 25% से बड़ा है। मुझे यहाँ दिख रहा है 3 परसेंटेजेस, 40%, 20%, 25%। इसको मैं बहुत जल्दी अपने स्केल मेथड पे डाल सकता हूँ। एक तरफ 40% होगा मेल्स का और दूसरी तरफ 20% होगा फीमेल्स का, और मुझे पता है रिजल्टेंट जो है वो 25% है, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे वेटेड एवरेज के लिए आया, बिकॉज मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैंने प्रैक्टिस करी हुई है, और मुझे यहाँ स्टोरी दिख रही है 40% 20% का एवरेज ओवरऑल रेट जो है वो 25% है। इसको फटाफट सॉल्व करूंगा तो ये दूरी कितनी है 15, ये दूरी कितनी है 5, रेशियो क्या हो जाएगा 3:1।
उल्टा करूंगा तो 1:3, मतलब मेल पॉपुलेशन अगर 1x है तो फीमेल पॉपुलेशन इस कहानी में 3x होने वाली है। सो आई होप ये स्टेप जल्दी से हो जा रहा है। आप इसको धीरे धीरे नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म से भी कर सकते थे, दैट लंबा कर सकते थे, बट अभी मैं वो नहीं करूंगा। लेट मी फर्स्ट फिनिश द सोल्यूशन है, राइट। तो ये मैंने लगाया और मेरे को पॉपुलेशन मेल और फीमेल का रेशियो मिल गया। कब? स्टार्टिंग का 1970 में ये 1x और 3x रहा होगा, राइट। 1980 में कितना हो जाएगा? 20% का ग्रोथ है फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स में। 3x जो है वो 20% से बढ़ जाएगा। तो 1980 में कितनी पॉपुलेशन होगी फीमेल पॉपुलेशन? वो होगी 6/5 ऑफ 3x, राइट। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। फ्रॉम 1980 टू 1990, ये 1980 में आ गया था। अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 6/5 ऑफ 3x। द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 25%। फीमेल पॉपुलेशन 1980 में क्या है? ये है, मेरे हिसाब से मेरी कहानी में ये है। इसको 25% से बढ़ा देना है, मतलब इसको 5/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ये 5 कैंसिल हो जाएगा। 6/4 करूंगा तो मुझे 3/2 ऑफ 3x या 9/2 ऑफ x मिल जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद मुझे मिल रहा है 9/2 ऑफ x। ये क्या है? फीमेल पॉपुलेशन है। कब की? अब ये 1990 की हो गई है। स्टोरी को पूरा फॉलो करिए। 1970 में इतनी थी पॉपुलेशन, उसको 20% से बढ़ाया तो 1980 की पॉपुलेशन मिली, उसको 25% से बढ़ाया तो मेरे को ये फाइनल 1990 की पॉपुलेशन मिल गई। ये 6/5 कहाँ से आया? मैंने परसेंटेजेस में मेहनत करी है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। ये 5/4 कहाँ से आया? सेम टेक्निक, राइट। तो वहाँ पे स्पीड आपकी काफ़ी बढ़ सकती है अगर आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। एक बार उसे रिवाइज कर लेंगे। ये मेरी फीमेल पॉपुलेशन है 9/2 ऑफ x। वो बोलता है द फीमेल पॉपुलेशन इज ट्वाइस द मेल पॉपुलेशन। तो अगर फीमेल इतना है तो मेल इसका हाफ होगा, मतलब कितना होगा? 9/4 ऑफ x होगा। तो अभी इसको आप ऐड कर सकते हैं या पहले सॉल्व कर दीजिए। 9/2 आपको कितना मिलेगा? 4.5x मिलेगा। 9/4 आपको कितना मिलेगा? 4×2 = 8 और फिर 0.25। 4×2 = 8 एंड 1 बचेगा तो आप 0.25 करेंगे तो ये मेल पॉपुलेशन हो जाएगी 2.25x और फीमेल पॉपुलेशन हो जाएगी 4.5x। 4.5 एंड 2.25 टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 6.75x। सो टोटल पॉपुलेशन जो 1990 में है कितनी हो गई है? 6.75x हो गई है। तो इसे कहीं पे नोट कर लीजिए। 1970 में कितनी पॉपुलेशन थी? 1x एंड 3x, मतलब टोटल मिला के मेरी पॉपुलेशन 4x थी। सो अब आपका सारा काम हो गया है। इनिशियली आपकी पॉपुलेशन थी 4x और एंड में जाके आपकी पॉपुलेशन हो गई 6.75x। तो बस आपको 4x से 6.75x में कितना परसेंट चेंज हुआ है, मतलब 2.75 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 करना और आपका काम हो जाएगा। आंसर निकालना मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, राइट। तो मेरे पास एक टूल था वेटेड एवरेजेस का, उससे मेरा ये वाला पार्ट बहुत जल्दी हो गया। मुझे मेल और फीमेल का रेशियो मिल गया। रेशियो मिलते ही मैंने उसे एक्स लगा के नंबर की तरह किया और सिर्फ कहानी को एक डायरेक्शन में जैसे वो जा रहा है वो फॉलो किया और मेरा काम हो गया। तो ऐसा मेथड हमने बहुत प्रैक्टिस किया अरिथमेटिक में। एसेंशियली स्टोरी को फॉलो करके इक्वेशन बनाते जाना और अपने आप मुझे फाइनल स्टेप आ जाएगा, राइट। तो ये एक तरीका हुआ जस्ट टू कि अगर वो वेटेड एवरेज नहीं चमका तो कैसे करेंगे। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, तो मैं लिखूंगा अच्छा टोटल इज इक्वल टू मेल प्लस फीमेल ना। टोटल 25% से बढ़ गई है, मतलब ये मेल और फीमेल का कितना हो गया है? 5/4 ऑफ मेल प्लस फीमेल हो गया है, ठीक है। क्योंकि 25% से बढ़ा है, टोटल 25% से बढ़ा है, टोटल यही है। और मुझे पता है वही पॉपुलेशन अगर मैं इंडिविजुअली बढ़ाऊंगा मेल और फीमेल और उनको ऐड करूंगा तो भी वही मिलना चाहिए। तो सेम पीरियड द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 40%। 40% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 7/5। 7/5 ऑफ मेल ना। 1/5 होता है 20%, 2/5 होता है 40%। तो 40% से बढ़ाना है मतलब 2/5 ऐड करना होगा 5/5 में, तो 7/5 मिलेगा। ये यहाँ मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए ज़्यादा, एज्यूमिंग सबको ये टाइटली एकदम कंट्रोल में है। फीमेल पॉपुलेशन जो थी वो 20% से बढ़ी, तो मैं यहाँ लिख देता 6/5 ऑफ फीमेल।
और मैं इन दोनों को सॉल्व करता तो वंस अगेन मुझे मेल और फीमेल का रेशियो मिल जाता। आप इसे सॉल्व करके देखिए, मैं कह रहा हूँ रेशियो 1:3 ही आएगा जो पहले आया था। इसके आगे फिर से कहानी आपको वही लगानी होगी। अच्छा 3x था फीमेल पॉपुलेशन, वो 20% से बढ़ गया तो 3.6x हो गया, और फिर वो इंक्रीज बाय 25%, उसको 5/4 से मल्टीप्लाई किया, उसका आधा निकाला तो मेल मिला, और ओरिजिनल पॉपुलेशन आपको पता है ये है, राइट। सो नॉट वेरी चैलेंजिंग। इसके अलावा कि थोड़े कहानी लंबी जा रही थी और थोड़ी कहानी अलग थी, लेकिन हमने जो पूरी मेहनत करी है वो मेहनत इसी पे करी है कि कोई फॉर्मूला नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ कहानी को फॉलो करेंगे, राइट। बिकॉज अगर आप देखेंगे और बोलेंगे इसमें मेरा फॉर्मूला क्या लगने वाला है, शायद आपको जल्दी ना दिखे, बट अदरवाइज डेफिनेटली मैं इसको डूएबल, मेरे बच्चों के लिए तो मैं डूएबल कैटेगरी में डालूंगा। दो ओवरऑल एक्यूरेसी रेट इस क्वेश्चन के लिए लेस देन 20% था, आई थिंक सिंपली बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ सेंटेंसेज इन द क्वेश्चन, बट अदरवाइज मैं इसको ईजी मानूंगा। थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मतलब एकदम ही सेटर लेवल का नहीं है, बट स्टोरी को फॉलो करेंगे, ठीक से क्वेश्चन बनाएंगे तो मुझे कोई ज़्यादा चैलेंज नज़र नहीं आता। और थोड़ा पेशेंस होना चाहिए कि जब स्टेप ले रहे हैं तो डरना नहीं है, बस आगे बढ़ता जाना है, नो टाइम में आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले तो कहानी देखते हैं। वन पार्ट ऑफ अ हॉस्टल्स मंथली एक्सपेंस इज फिक्स्ड एंड द अदर पार्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स बोर्डर्स। तो फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड है, कितना तो खर्चा होगा। The other part is number of borders proportional. That means n is the number of borders, और per border आप मान लीजिए आपको a कॉस्ट लगता है, तो फिक्स कॉस्ट है प्लस नंबर ऑफ बोर्डर्स इनटू पर बोर्डर जो भी कुछ तो कॉस्ट रहेगा। अगेन ये ऐसा कुछ नया नहीं है, हमने ऐसा स्टोरी भी रेशियोज एंड वेरिएशंस में देखा हुआ है, राइट। एंड फिर बोलता है द हॉस्टल कलेक्ट 1600 पर मंथ फ्रॉम ईच बोर्डर, ये फाइनल प्राइस है एक बोर्डर की। And when the number of boarders is 50, the profit of the hostel is 200 per boarder. एक दो बार फटाफट कहानी को पढ़ लीजिए ताकि सारी टर्म्स आपके कंट्रोल में आ जाए। 1600 पर बोर्डर, 50 बोर्डर्स हैं, तो आप पहले 1 मिनट के लिए सोच लीजिए आपको पैसे कितने मिलेंगे। हर बोर्डर आपको 1600 दे रहा है और टोटल आपके पास 50 हैं, सो आपको टोटल कितने मिलेंगे 50 इंटू 1600, राइट। 5/16 आपको कितना मिलेगा 80 मिलेगा, और 3 जीरो और मिल जाएंगे तो मतलब 80,000। सो 80,000 कहीं पे, बिकॉज दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन आप ओरली कर सकते हैं, तो 50 इंटू 16,000 कहीं कोने में लिख दीजिए कि आपको 80,000 रुपीज का ओवरऑल रेवेन्यू मिल रहा है फ्रॉम 50 बोर्डर्स। द प्रॉफिट ऑफ द हॉस्टल इज ₹200 पर बोर्डर। बस कहानी को घुमाया फिराया छुपाया जा रहा है, ज्यादा चैलेंज कुछ भी नहीं है। आपके पास टोटल बोर्डर्स कितने थे 50 थे, 200 पर बोर्डर का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 200 इंटू 50 करूंगा, टोटल प्रॉफिट मेरा 10,000 का हो रहा है। रिमेंबर आपका खर्चा कितना है, तो टोटल रेवेन्यू कितना आया था आपका कहानी में 80,000 आया था। आपको पता है इसमें से प्रॉफिट 10,000 का है, मतलब कॉस्ट क्या होने वाली है 70,000 होने वाली है। कॉस्ट क्या होने वाली है आपकी 70,000 होने वाली है। कॉस्ट यही है ना, फिक्स्ड कॉस्ट है, प्लस हर बोर्डर पे कोई तो एक ए रुपीज की कॉस्ट लगेगी। और इनफैक्ट यहाँ पे मैं इस एन की जगह पे 50 कर देता हूँ, तो एफ फिक्स कॉस्ट प्लस 50A इज इक्वल टू 70,000। आगे बढ़ता हूँ। एंड व्हेन द नंबर ऑफ बोर्डर्स इज 75, द प्रॉफिट ऑफ हॉस्टल इज ₹250 पर बोर्डर। सो थोड़ा यहाँ पे अगेन कैलकुलेट करना है। 75 बोर्डर्स थे, हर बोर्डर को आपको 1600 मिलता है, तो 1600 इंटू आपको 75 मल्टीप्लाई कर देना है। 00 तो मैं बाद में लगा दूंगा। 5 6 30, 3 आपको कैरी ओवर होगा, 5 1 5, 7 6 42, 42 एंड 3 45 एंड 4। तो ये थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, 1600 इंटू 75 करना है इस बार। तो 00 तो मैं बाद में लगा दूंगा। 5 6 30, 3 कैरी ओवर हो जाएगा, 5 1 5, 3 8। इसको भी और जल्दी कर सकते हैं बट मैं स्टैंडर्ड मेथड से कर रहा हूँ। 7 6 42, सो ये 2 एंड 4 कैरी, 7 1 7 एंड 4 11, सो 11। और ये आपको मिलेगा 0, ये आपको मिलेगा 10, और ये आपको मिल जाएगा 12, और ये आपको 2 0 और। सो 1,20,000 को आपको टोटल
रेवेन्यू मिला है, दैट आपने कमाया कितना है 75 इंटू 1600, अपने लिए भी चेक कर लीजिएगा। बट जो प्रॉफिट है वो 250 है, अगेन हर बच्चे के लिए 250 है, सो 250 इंटू 75 अगेन, सो 5 5 25, 2 कैरी ओवर होगा, 5 2 10 12 होगा, 7 5 35 हो जाएगा, 3 कैरी ओवर होगा, 7 2 14 एंड 3 17 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 5 ये 7 ये 8 और ये 1 का 1 ही रहेगा। सो 18,750 आपका प्रॉफिट है। 1,20,000 में से 18,750 प्रॉफिट है, तो आपका कॉस्ट कितना होने वाला है? 1,20,000 में से 18,000 आप 18,750 निकाल दीजिए। 20,000 में से 18 निकाला तो 2,000 बचेगा, 2,000 में से 750 और निकाला तो 1,250 बचेगा। सो फिर से आपकी कहानी बनेगी, फिक्स कॉस्ट प्लस 75A इज इक्वल टू 1 लाख। बस अब आपका मेजॉरिटी ऑफ द काम हो गया है। इन दोनों इक्वेशंस के साथ खेलिए, इस वाली में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, f माइनस एफ तो कैंसिल हो जाएगा, 75 माइनस 50A आपको 25A मिल जाएगा एक तरफ, और 1,01,250 में से आप 70,000 हटा दीजिए तो आपको 31,250 मिल जाएगा, 31,250। अभी आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, 31,250 को 25 से डिवाइड कर दीजिए। सॉल्व कर देते हैं, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे 5 6 ज़ा 30, 12 आएगा, 5 2 ज़ा 10, 25 आएगा, तो 5 5 ज़ा 25 एंड एक 0 आ जाएगा। इसको फिर से 5 से डिवाइड कर देते हैं, सो 5 1 ज़ा 5, 12 आएगा, 5 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 कैरी ओवर हो जाएगा 25, 5 5 ज़ा 25 और ये 0 का 0 रहेगा। सो a की वैल्यू क्या हो गई? 1250। तो अब आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, थोड़ा मैं जगह बनाता हूँ, तो a की वैल्यू 1250, मुझे 50A चाहिए, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0 0 मैं बाद में लगा दूंगा, ये मुझे मिल जाएगा 625 और ये 0 0। सो ये वाला जो पार्ट है 50A, उसकी वैल्यू है 62,500, तो f की वैल्यू क्या होगी? 70,000 माइनस 62,500, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? ये f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7,500। सो अब मुझे सब कुछ मिल गया है, f भी पता है, मुझे a की वैल्यू भी पता है। अब वो बोल रहा है when the number of boarders is 80, the total profit of the hostel in INR will be। सो अगेन क्लैरिटी होनी चाहिए अभी तक स्टोरी में, बिकॉज अब तो कोई स्टेप बाकी नहीं है। 80 स्टूडेंट्स हैं, 80 इंटू 1600, राइट, बिकॉज पर बोर्डर आपको 1600 मिलता है। सो इसको सॉल्व कर दीजिए, 8 6 48, 4 कैरी ओवर होगा, 8 1 8 4 12 एंड ये 3 0 आ जाएंगे। तो आपका रेवेन्यू कितना है? 1,28,000 का है, आपको इतना पैसा मिल रहा है बच्चों से। आपका खर्चा कितना होने वाला है? आपका खर्चा होने वाला है f प्लस 80A। f कितना है? 7,500 है। a कितना है? 125 है, या 1250 है। आपको उसे 80 से मल्टीप्लाई करना है। सो एक मिनट के लिए, तो आपको पता है a की वैल्यू 1250 है, उसे 80 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज आप बोलोगे 80 है, राइट। सो 1250 इंटू 80, 8 5 40, 8 2 16 एंड 4 20, 8 1 8 एंड 2 10, और ये 2 0 और, सो ये मिला आपको 1 लाख। 1 लाख आपको ये 80A से मिला, 7,500 आपको फिक्स कॉस्ट से मिला। सो टोटल आपका खर्चा कितना होने वाला है? 1,07,500, और आपने कमाए कितने हैं? 1,28,000। सो 1,28,000 में से आप पहले 1,07,000 हटा दीजिए तो आपको 21,000 मिलेगा, 21,000 में से 500 और हटा दीजिए तो आपको 20,500 मिलेगा, राइट। तो आपको बस ये जो पहला सेंटेंस है इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए था। फिक्स कॉस्ट है प्लस वेरिएबल पर कनेक्टेड टू द नंबर ऑफ बोर्डर्स, मतलब n इंटू ए, या जो भी
आप वेरिएबल यूज करेंगे। उसके बाद सिर्फ कहानी के साथ खेलता जाना है, पेशेंटली खेलता जाना है। तो हो सकता है इस क्वेश्चन में बहुत जल्दी आंसर ना मिले, बट 1.5 मिनट लग जाए, 2 मिनट भी लग जाए, 3 मिनट भी लग जाए, लेकिन उसके अलावा मुझे यहाँ कोई डिफिकल्टी नहीं लगती। तो एक और स्किल जो थोड़ा सीख लेना चाहिए वो है पेशेंस। मतलब जब कर रहे हैं, एक बार स्टार्ट कर दिया है कहानी बनाना, तब शक नहीं होना चाहिए कि अरे ये ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बस आप आगे बढ़ते जाइए, राइट। और एक बार रिवाइज कर लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। मे बी मैं इसको नॉट इन अ सुपर इजी कैटेगरी बट डुएबल कैटेगरी में तो डेफिनेटली डालूंगा। एंड अगेन कुछ लोगों को ये कहानी काफी फेमिलियर होगी, रेशियो एंड वेरिएशन के चैप्टर में ये रिलेशनशिप वाला टॉपिक है। सो एक और ज्योमेट्री सवाल, एंड अगेन अ रिमाइंडर टू रिवाइज की आइडियाज, कि अगर आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलाज याद थे तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको रोम्बस सुन के डर लगता है, आपको फॉर्मूला नहीं पता है, तो ये डिफिकल्ट कैटेगरी में होगा। जिनने सिलेबस खत्म किया है, थोड़ा रिवाइज कर लिया है, उनके लिए इसको मैं बहुत ईजी कैटेगरी में डालूंगा। सो अ पार्क इज शेप्ड लाइक अ रोम्बस एंड हैज एन एरिया ऑफ इक्वल टू 96 स्क्वायर मीटर्स। सो पहले तो मेरे को एरिया पता ही है, और एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या होता है, डायगनल 1 इंटू डायगनल 2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो आपका रोम्बस कुछ ऐसे शेप का होगा, ये आपका एक डायगनल है, ये आपका दूसरा डायगनल है, और ये इसको आप D1 बोल दीजिए, इसको आप D2 बोल दीजिए। तो एरिया का फॉर्मूला आपको ऐसे अवेलेबल है, राइट। अच्छा, और क्या है, इफ 40 मीटर ऑफ फेंसिंग इज नीडेड टू एनक्लोज द पार्क। रोम्बस की सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो पेरीमीटर क्या होगा, 4a होगा। 4a 40 के बराबर है, तो a आपका जो है वो 10 के बराबर होगा। तो अभी थोड़ा इस पे जूम इन करिए, इस ट्राइंगल पे जूम इन करिए। आपको ये एक ट्राइंगल, किसी एक पे मैं चला जाता हूँ, ये लेंथ क्या होने वाली है, आपको ये भी पता है कि ना रोम्बस द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो हाइट है या लेंथ है, आप इसको बोल सकते हैं, ये होने वाली है D1/2। ये कितनी होने वाली है, सिमिलरली D2/2। ये एंगल कितना होने वाला है, ये 90 डिग्री का होने वाला है। अगेन रोम्बस की प्रॉपर्टी है that the diagonals intersect each other at 90 degrees, और ये आपको पता है कि 10 है। तो बस अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। मतलब D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो D1² / 4 प्लस D2² / 4 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। इस 4 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, D1² प्लस D2² इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो आई एम एज्यूमिंग यहाँ तक तो काफ़ी कहानी सिंपल है। तो आई एम एज्यूमिंग यहाँ तक कहानी काफ़ी सिंपल है। आपको पहले तो एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए था रोम्बस का, थोड़ा ये पता होना चाहिए था कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे आते हैं। 90 डिग्री पे आते ही आपको पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम तो अगेन सिंपल कॉन्सेप्ट में आता है। सिर्फ आपको इतना याद होना चाहिए था कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। अब जाके ये थोड़ा एल्जेब्रा का गेम बन जाएगा। अब बस इसके साथ थोड़ा सा आप खेलना कूदना है, मैनिपुलेट करना है, और अपना आंसर आने वाला है। बिकॉज मुझे बोल रहा है द लेइंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स अलोंग इज 2 डायगोनल्स, तो मतलब मुझे एसेंशियली D1 प्लस D2 ढूंढना है और उसको 125 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं इस इक्वेशन पे ध्यान देता हूँ, और मैं यूज़ करूँगा कि अच्छा D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर क्या होता है। इसका होल स्क्वायर होगा D1² प्लस D2² प्लस 2D1 D2, राइट। और मेरे को ये D1² प्लस D2² की वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 400 प्लस D1 इंटू D2 आपको यहाँ से मिल जाएगा, इस 2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट। सो 96 इंटू 2, और मेरे को चाहिए 2D1 इंटू D2, सो 2 इंटू 2 इंटू 96। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है D1 प्लस D2 के होल स्क्वायर के बराबर। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 400 प्लस 4 इंटू 96, 4 9 36 मतलब 360, एंड 4 6 4 इंटू 90, या 4 इंटू 9 मतलब 36, 4 इंटू 90 आपका हो जाएगा 360।
और 4 6 आप करेंगे 24, तो आपको मिलेगा 384। 400 प्लस 384 कर दीजिए तो आपको मिलेगा 784। So d1 plus d2 whole square is equal to 784. d1 plus d2 will be equal to the square root of 784. तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ 784 निकालना है और इसका फाइनल आंसर मैं आपको दे दे रहा हूँ, वो 28 होने वाला है। थोड़ा बहुत आप ट्राई करके निकाल सकते हैं, राइट। सो 28 जो है वो d1 एंड d2 का सम है। 28 इंटू 125 कर दीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। और कुछ नहीं तो एक और मौका हो गया, एक पॉइंटर हो गया कि आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज, अब जब रोम्बस में जा रहे हैं तो पैरेललोग्राम के अंदर जो जो भी आता है, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, सबकी आप प्रॉपर्टीज एक एक बार रिवाइज कर लीजिए, कहीं नोटबुक में एक बार आज लिख लीजिए, 15 दिन बाद दोबारा देख लीजिए, ताकि वो रूल्स आपकी फिंगर टिप पे रहे। बाकी आपका यूजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसे कहते हैं, इक्वेशन मैनिपुलेशन वगैरह था, आई एम एज्यूमिंग ये पार्ट भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो थोड़ा आप इसको फैक्टराइज कर सकते थे, फैक्टराइज करने के बाद भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। इनफैक्ट आप इसको ऐसा देखिए, 400 को 4 इंटू 100 लिख देता हूँ, और ये आपको पता है 4 इंटू 96 था। सो 4 कॉमन ले लूंगा, 4 इंटू 196 आ जाएगा। अब 196 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट हो सकता है आसान हो। सो 4 का स्क्वायर रूट आपको 2 मिलने वाला है, और 196 का स्क्वायर रूट आपको 14 मिलने वाला है। सो 14 इंटू 2 आपको फाइनल आंसर 28 ही मिल जाएगा। ये सब कुछ भी नहीं है, पढ़ाने लिखाने वाला काम तो पहले हो गया है, ये सब भी प्रॉब्लम भी हमने पहले सॉल्व करी है। ये सिर्फ रिविजन है कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज को आज दोबारा देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ट्रेपेजियम का होगा तो आप उसके बाद इमीडिएटली जाके ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज भी देख लीजिए, राइट। सो हाउ टू बिल्ड अ रिविजन जर्नी। ये क्वेश्चन नंबर भी एब्सोल्यूट सिटर कैटेगरी में है, लेकिन इसको एक सेपरेट वीडियो में लॉग्स के सारे क्वेश्चंस के साथ डिस्कस किया है, तो उस वीडियो को ढूंढ के इसको आप कर सकते हैं, बट डेफिनेटली इजी कैटेगरी में माना जाएगा, राइट। सो विद दैट हमने देखा कि हमें 12 क्वेश्चन तो मिल गए जो जिसमें कोई भी बड़ा चैलेंज नहीं था। उसमें मैंने एक दो ज्योमेट्री के डाल दिए हैं, आप ज्योमेट्री हटा के आप अलजेब्रा के डाल सकते थे, लेकिन आपको ऐसे आराम से 50% ऑफ द क्वेश्चन मिल रहे हैं जिसमें कुछ भी मैसिव ट्विस्ट एंड टर्न या कोई बिग कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी बचे हुए 7-8 सवालों में या 10 सवालों में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर साइंस, रॉकेट फिजिक्स वगैरह चैलेंज नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होने वाला है। बट मैं देख रहा हूँ कि मैंने अरिथमेटिक तो किया ही है, मुझे अच्छा बेसिक फंक्शन तो आता ही है, वैसे आइडियाज को लेके कितना हो सकता है। एसेंशियली कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश हो रही है कि जब आप टेस्ट में जाएं, आपको इन योर हार्ट ऑफ हार्ट अच्छे से पता हो कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो डूएबल हैं और आप कर सकते हैं, राइट। सो ये था हमारा पहला एजेंडा। अब आप बाकी क्वेश्चंस को भी हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, और मे बी स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और सबके साथ थोड़ा एक रिविजन मॉड्यूल भी ऐड कर देंगे, राइट। सो अभी के लिए इतना ही। सी यू रियली सून।